प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि जो एल्केन समूह होता है उसके हैलोजेनीकरण के बारे में। यानी कि सबसे पहले समझ लें हैलोजेनीकरण क्या होता है ना, हैलोजिनेशन क्या होता है। तो यहाँ देखिए, विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है, तो इस तरह की अभिक्रिया जब होती है तो एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इसमें किस तरह से होता है, ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग एक एल्केन समूह का एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग CH4 मेथेन ही लेते हैं। तो मेथेन में कैसे किस तरह से बनेगा, ये CH तो ये हुआ ना आपका मेथेन। तो यहाँ क्या कर रहा है कि विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं Cl2 के साथ, किसकी, एल्केन समूह के किसी यौगिक के साथ, तो ये हम लोग के लिए एल्केन समूह का यौगिक क्या है, ये मेथेन है। तो मेथेन के साथ जब करा रहे हैं तो इसमें से एक एक करके सब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे किस तरह से, यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन यहाँ आ गया और यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हट के प्रतिस्थापित होकर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं क्लोरोमेथेन कह सकते हैं, या फिर मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा कि फिर ये क्या करेगा, फिर अभिक्रिया करेगा, कौन, ये क्लोरोमिथाइल है ना, या फिर प्रतिस्थापित होगा Cl, ये अभिक्रिया किया फिर क्लोरीन के साथ। अब की बार अगला हाइड्रोजन, मान लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा HCH, यहाँ भी अब Cl आ जाएगा, यहाँ पहले से Cl मौजूद है, और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा HCl, यानी कि ये जो H हो गया इसके साथ जुड़ गया ये HCl, तो यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक आ गया। अब ये क्या होगा, तो इसको कह सकते हैं डाई क्लोरोमेथेन, समझ गया ना। चलिए, तो ये अब आपका डाइक्लोरोमेथेन हो गया, समझ रहे ना, यानी कि ये भी मेथिल क्लोराइड ही है। चलिए अगला भी क्रिया देखते हैं। तो इसमें आपकी बार इसके साथ क्लोरीन की कराएंगे। तो देख रहे हैं ना, एक एक करके जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जा रहा है। चलिए आपकी बार इसको लेते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन को लिए हैं। चलिए यहाँ 2 क्लोरीन है और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहा है, तब की बार इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा ये HC, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, अब यहाँ भी Cl आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, यानी ये HCl, यानी कि अब इसको क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन है ना, 3 क्लोरीन आ गया ना। चलिए तो इसको कहेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है। उसी तरह अगला क्या करेंगे, फिर इसको लेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन को HCCl और यहाँ पे फिर Cl2, यहाँ से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा यहाँ से क्लोरीन से, तो Cl है ना क्लोरीन, और प्लस HCl। तो यहाँ जो ये फॉर्म हुआ ये टेट्रा क्लोरोमेथेन हो गया ना, टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है, ये टेट्रा क्लोरोमेथेन फॉर्म हो गया। तो ये जो अभी क्रियाएं देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेथेन के साथ, ये जितने भी एल्केन समूह के यौगिक हैं, यानी कि आप एथेन की बात कर ले, है ना, एथेन यानी
H6, है ना, या फिर प्रोपेन की बात कर ले, तो जितने भी एल्केन समूह के यौगिक हैं उस सब के साथ ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये 4 बार में हो रहा है, इसमें आपका 6 बार में ऐसे एक एक करके प्रतिस्थापित करेगा सब हाइड्रोजन को, ठीक है। और यही जो आप प्रक्रिया देखें ये क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण कहलाती है, यानी कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है क्लोरीन, और यही प्रक्रिया क्या है, हैलोजनीकरण है। चलिए अब थोड़ा अल्कोहल की प्राप्ति के बारे में पढ़ लेते हैं कि अल्कोहल की प्राप्ति कैसे की जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Cl, है ना। एल्किल हैलाइड को जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर देंगे, है ना, गर्म करते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ से हो जाएगा CH3OH, यानी कि यहाँ से जो OH है इस क्लोरीन को विस्थापित कर देगा और यहाँ से बन जाएगा NaCl, यानी साल्ट बन जाएगा, नमक बन जाएगा। तो इसका नाम तो आप जानते ही हैं, इसको क्या कहते हैं, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो देखना ना यहाँ, तो मेथिल अल्कोहल की प्राप्ति हो गई, समझ गया। चलिए, तो यानी कि एल्किल हैलाइड को के जलीय को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दिया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जान लें कि व्यापक विधि द्वारा, जैसे मान लीजिए व्यापक विधि द्वारा इसको कैसे प्राप्त किया जाता है अल्कोहल को, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो व्यापक विधि द्वारा हम लोग प्राप्त जो करते हैं वो आपका एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है। तो इथेनॉल की प्राप्ति कैसे की जाती है इसको देख लेते हैं। तो जब चीनी, तो चीनी का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, C12H22O11, ठीक है। और इसका जब किण्वन प्रक्रिया द्वारा यानी कि इसका फ्रेगमेंटेशन द्वारा, इसका प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस द्वारा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। तो कैसे किण्वन प्रक्रिया कराया जाता है, तो जल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, किसमें, तो यीस्ट के अंदर, ठीक है, यीस्ट के अंदर, यीस्ट में होती है। और यीस्ट के कारण ये क्या हो जाता है, तो ये टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के पायरुवेट्स में, है ना, ये ग्लूकोज हो गया ना, इस तरह से टूट जाएगा C6H12O6, यानी कि ये जो होगा आपका, सॉरी क्या होगा, ग्लूकोस, ठीक है। ये ग्लूकोस में टूट गया और इसको आप कह सकते हैं फ्रक्टोस, इसको फ्रक्टोस कहेंगे, ये भी ग्लूकोज का ही एक रूप है ना। चलिए, अब इसमें क्या किया जाएगा कि अब इस ग्लूकोज को लेकर C6H12O6, है ना, ये भी ईस्ट के अंदर, ईस्ट में ही इसका विखंड जाइमेस होता है, इसको कहते हैं जाइमेस, ठीक है। जाइमेस होता है ईस्ट के अंदर, जिसके कारण किस में कन्वर्ट होता है, तो C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी कि यहाँ इसको संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, तो ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के रूप में परिणत हो गया, समझ गए। चलिए, तो यहाँ से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी कह सकते हैं ना इसको, इसका नाम है ना, आईपीएक नेम एथेनॉल भी तो होता है ना। तो ऐसे आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जान लें कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग अवकरण करा के भी एथेनॉल की प्राप्ति कर सकते हैं। अवकरण मतलब इसके साथ हाइड्रोजन के भी क्या करा देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो जिंक ऑक्साइड ले लेंगे और इसके साथ जब ये अभिक्रिया होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। तो यहाँ जो CH3OH है ये क्या होगा, मेथेनॉल हुआ ना, या मेथिल अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको संतुलित कर देते हैं 2। चलिए, संतुलित हो गया, तो ये क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल, समझ गया ना, मेथिल अल्कोहल के रूप में ये परिणत हो गया। तो ये जो हम लोग तीनों एग्जाम्पल देखे, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, या है ना, और उसी तरह प्रोपेनॉल है, यानी कि मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल की बात करें तो ये तीनों जो होते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये किस रहते हैं, तो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, तो ये द्रव के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, द्रव के रूप में रहते हैं कमरे के ताप पर, है ना। तो इनका उपयोग जो होता है विलायक के रूप में भी कर सकते हैं, है ना, सॉल्वेंट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है।
यानी कि ये जो हल्के हैं और इनका ये जल में विलय होते हैं। ये जो एथेनॉल, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, जल में विलय होते हैं। लेकिन इसके बाद वाले जो भी सदस्य हो जाएंगे, यानी अगर इसके बाद वाले की बात करें तो ब्यूटेनॉल हो गया ना, बुटेनॉल हो गया, है ना, पेंटेनॉल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लिए कि जो भी अल्कोहल है ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, यानी कि ये भी एक तरह का ईंधन है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि इथेनॉल का ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अल्कोहल ईंधन के रूप में भी उपयोगी है। ठीक है, कुछ देशों में अल्कोहल 20% को पेट्रोल 30-80% के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में व्यवहार किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अल्कोहल को पावर अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और पावर अल्कोहल की प्राप्ति किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो कम खर्च में उत्पन्न हो सकता है। तो किण्वन प्रक्रिया भी आपको बताए थे ना, तो उस प्रक्रिया द्वारा ही कम खर्च में उत्पादन किया जाता है। समझ गया। तो एथेनॉल का हम लोग किस में प्रयोग कर सकते हैं, तो एक तरह से पावर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, वाहनों में डाला जाता है, ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि अल्कोहल को 20% मात्रा को पेट्रोल 80% में मिला दिया जाता है, और जिससे वो अच्छे ईंधन के रूप में उपयोग होने लगता है। तो कई देशों में ऐसा होता है। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा इसलिए नहीं उपयोग हो पाता है क्योंकि हमारे पास ये महंगा होता है। अल्कोहल जो है हमारे लिए महंगा है, उससे सस्ता हम लोग के लिए पेट्रोल होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ नहीं होता है। तो अभी आपको बताया कि मेथनॉल जो होता है कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, और ये इसको लोग पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग करते हैं। लेकिन इसको पीने से देखिए क्या उसका उन्माद प्रभाव है या क्या इसका इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मेथनॉल का मानव शरीर पर उन्मादक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, ठीक है, यह अत्यंत विषैला है। अगर बात करें तो ये बहुत ही विषैला होता है। ठीक है, तो मेथनॉल लीवर में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल में परिणत हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मेथनॉल जब लीवर में जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो किस में बदल जाता है, तो मेथनॉल में परिणत हो जाता है। ठीक है, जो हमारी कोशिकाओं के साथ तेजी से अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका का ही एक अंगक है। ठीक है, हमारे शरीर की कोशिका का ही एक ऑर्गेनेल्स है। उसको क्या कर देता है, तो उसको अंडे के आमलेट की तरह जमा देता है, और अंडे के आमलेट जमा देगा तो इससे क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि मेथनॉल नेत्र संबंधी शिराओं को प्रभावित कर अंधापन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, नेत्र संबंधी जो शिराएं हैं उसको प्रभावित कर अंधापन ला देता है, और कई कंडीशन में रोगी जो ये इसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही हानिकारक है, विषैला है, इसका प्रयोग से हमें बचना चाहिए। प्राय ऐसे गांव देहात क्षेत्रों में इसी को क्या करते हैं, जल में, आपको बताया है कि जल में विलय है, जल में मिलाकर इसको पिला देता है सब, जिसके कारण आप कई बार देखे होंगे पेपर वगैरह में भी देता है ऐसे कि या शराब पीने से इतने लोगों की मौत, तो ये इसी के प्रयोग से ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना, कुछ क्वांटिटी लेकर पानी में मिलाकर वो बेच देते हैं, जिससे उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कई लोग मर जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं। तो इसके प्रभाव से हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं मेथिलीकृत स्पिरिट के बारे में, यानी कि विकृतीकृत स्पिरिट, है ना। तो ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब हम बात करें तो एथेनॉल का प्रयोग आप देख लिए, है ना, एथेनॉल का प्रयोग तो आपको बता दिए। अब देखिए एथेनॉल का प्रयोग जो होता है ना, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल एक ही बात है। तो एथिल अल्कोहल का जो उपयोग होता है पीने के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक एवं प्रयोगशाला के कार्यों में भी किया जाता है। तो उद्योगों और प्रयोगशाला के कार्य में प्रयुक्त होने वाला अल्कोहल जो होता है, यानी कि एथिल अल्कोहल जो होता है, इसमें कुछ विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। विषैले पदार्थ इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि वो पीने योग्य ना रहे। ठीक है, कुछ विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे वह पीने के काम में नहीं आ सके। ठीक है, और जब ये पीने के काम में नहीं आ सकेगा तो इस प्रकार के पीने के अयोग्य, मतलब ना पीने योग्य जो एथिल अल्कोहल होते हैं उनको विकृतीकृत, है ना, अल्कोहल या फिर मेथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, ये मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है। तो मेथिलीकृत स्पिरिट अभी आपको बताया है कि मेथेनॉल जो है,
ठीक है, अभी आपको बताया था ना कि मेथिल अल्कोहल जो होता है वो बहुत ही विषैला होता है। मेथेनॉल जो होता है, अभी आपको बताया था ना इसके पहले कि मेथेनॉल जो है बहुत ही हानिकारक और विषैला पदार्थ है। तो इसको क्या किया जाता है कि 5 से 10% उसको किसमें मिश्रित कर दिया जाता है, तो एथेनॉल में, यानी एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल का 5 से 10% मिला देंगे ताकि वो विषैला हो जाएगा, और विषैला हो जाएगा तो पीने के काम नहीं आएगा। तो इस एथिल अल्कोहल को किस मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, तो मेथेनॉल का 5 से 10% मिला देते हैं, तो उससे वो विषैला हो जाता है। अब क्या करते हैं उसमें, अब तो फिर भी तो एथिल अल्कोहल जैसा ही दिखेगा, इसलिए उसमें उसके पहचान के लिए कोई रंग मिला दिया जाता है, उसमें कोई रंग मिला दिया जाता है ताकि पहचान की जा सके कि वो पीने के लायक नहीं है। समझ गए, यहाँ से क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, है ना, जब ऑक्सीकरण करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2OH, यानी कि ये आपका क्या है, तो ये है आपका एथेनॉल है। ठीक है, तो एथेनॉल को जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, है ना। चलिए, इस तरह से जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा CH3CHO, यानी कि ये अभी परिणत हुआ किसमें, मेथेनॉल में, सॉरी ये एथेनॉल है ना, एथेनॉल 2 कार्बन है ना, एथेनॉल में होगा, तो एथेनॉल हुआ। और ये फिर यही प्रक्रिया जब दोबारा दोहराएंगे, ठीक है, तो ये किस में परिणत हो जाएगा, तो ये परिणत हो जाएगा CH3COOH। तो ये क्या हो गया, तो ये एथेनोइक अम्ल हो गया ना, ये आपका एथेनोइक अम्ल में परिणत हो गया। तो एथेनोइक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही ना समूह है, इसी समूह का ना है। तो देखिए, अब जो एथेनोइक अम्ल है, तो इसका साधारण नाम आपको बताया था ना, इसको साधारण नाम किससे जानते हैं, तो इसको एसिटिक, इसको साधारण नाम यही लिख देते हैं, या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। याद है आपको, इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, इसका साधारण नाम है ये। ठीक है, तो अगर 6 से 8% है ना, 6 से 7-8% जब तनु एसिटिक अम्ल होता है, तनु एसिटिक अम्ल जो रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं, सिरका, इसे क्या कहते हैं, सिरका। अब देखिए इसका उपयोग किस काम में करते हैं, तो अचार वगैरह बनाने में। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है अचार बनाने में होता है ना, अचार बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, इस सिरके का उपयोग किस में होता है, अचार बनाने में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो उसके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी अचार खराब होने से उसको बचाते हैं। अगर यही शुद्ध एसिटिक अम्ल होगा, है ना, एसिटिक अम्ल अगर शुद्ध हो तो वो ठंडा करने पे जमकर बर्फ बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ठंडा करने पे बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है, कौन, एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें एसिटिक अम्ल की, तो ये HCl से दुर्बल होता है, यानी कि HCl जो होता है प्रबल होता है, इससे ये क्या होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, HCl इससे ज्यादा प्रबल होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया की, यानी एसिटिक अम्ल के अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल जो होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है ना, प्रबल क्षार है, तो इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथेनोएट में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम एथेनोएट, यानी कि सोडियम एसीटेट भी इसको कहते हैं, और जल बना लेता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हम लेते हैं CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक अम्ल है ना, तो इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, CH3COONA। ये क्या होगा, सोडियम एसीटेट हो गया ना, और प्लस H2O जल बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये इसका तो नाम आपको पता ही है, एथेनोइक अम्ल, या एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। तो ये समझ गया, चलते आगे देखते हैं इसमें।
दूसरा अभिक्रिया देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल क्या बनाता है। तो एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके फड़फड़ाहट, है ना, यानी तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करता है। तो हम लोग देखते हैं CH3COOH अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से CH3COONA, है ना, ये भी क्या है, सोडियम एसीटेट है ना, ये एसीटेट बनाया और फिर क्या इसके साथ बनाया, तो जल भी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करेगा। क्लियर हुआ। उसी तरह CH3COOH, है ना, एथेनोइक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ बनाएगा CH3COONA। तो दोनों कंडीशन में वही बना रहा है, ठीक है, सोडियम एसीटेट भी बना रहा है और जल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिए, अब ये संतुलित हो गया, दोनों तरफ संतुलित हो गया। चलिए समझ गए। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग कोयले और पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें, कुछ जो जीवों के अवशेष, यानी कि जैसे पेड़ पौधे हुए या फिर आपके जो भी जीव हुए, उनके जो अवशेष होते हैं उन्हीं से जो बनता है ईंधन, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसमें। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यहाँ से समझ गए ना। तो यहाँ से मृत पेड़ पौधे हुए या जानवरों का शरीर जो है नीचे मिट्टी के अंदर बालू, चट्टानों आदि के परतों के बीच में दबे रहने से वो क्या हो गया, जिस पदार्थ में जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। यानी कि यही 2 पदार्थ का निर्माण होता है उससे, ठीक है, दबे रहने से यही 2 पदार्थ, पेड़ पौधे जो होते हैं ये कोयला बन जाते हैं और छोटे पेड़ पौधे और जो जीवों के अवशेष होते हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़े आकार वाले पेड़ पौधे कोयला बनाते हैं, जबकि छोटे पौधे और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। समझ गए यहाँ से। तो चलिए अब कोयले का निर्माण देखते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जंगलों में पेड़ पौधे भूकंप, ज्वालामुखी आदि कारण से जमीन के अंदर धंस गए, ठीक है। ये भूकंप वगैरह के कारण, ये ज्वालामुखी माने कोई प्राकृतिक आपदा के कारण वो नीचे दब गए। इनके ऊपर मिट्टी, बालू और जल की परतें बैठ गई, मिट्टी, बालू और जल की परतें बैठ गई और कालांतर में ये ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ना, क्योंकि बहुत नीचे दबे हुए हैं। फलतः इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाए, यानी ऑक्सीकरण नहीं हो पाए, ये सड़ गल नहीं पाए, है ना। तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप तथा बैक्टीरिया के असंयुक्त प्रभाव से इनका रूपांतरण कोयले में हो गया, ठीक है। तो कोयले का निर्माण समझ गए यहाँ से। उसी तरह बात करते हैं पेट्रोलियम का निर्माण। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे पौधों से होती है, ठीक है। इनकी मृत्यु होने पर ये बालू, मिट्टी से ढक जाते हैं और लाखों वर्ष तक उष्मा दाब और बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण ये अंततः हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोकार्बन आपका एक ईंधन ही है ना, समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन सछिद्र चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं। इस क्रम में अग्रमय चट्टाने यानी चट्टान के ऊपर सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो अग्रमय चट्टाने हैं, इस मार्ग का अवरुद्ध कर देती है। अवरुद्ध कर देने का मतलब उसको रोक देती है और इन चट्टानों के नीचे ये तेल के रूप में विद्यमान रहते हैं। समझ गए। इन चट्टानों के नीचे क्या होता है, तेल के रूप में ये विद्यमान रहता है और वहां से उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोयले का निर्माण समझ गए, पेट्रोलियम का निर्माण समझ गए। चलिए अगली हम बात करते हैं साबुन बनाने की विधि, यानी कि साबुनीकरण के बारे में, यानी सॉफ्टनिफिकेशन, ठीक है। तो साबुनीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो साबुनीकरण जानने से पहले यहाँ देखिए एक चीज दिया हुआ है, उच्च वसीय अम्ल। तो इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं कि
अगर हम बात करें उच्च बसीय अम्ल के, तो ये कार्बोक्सिल अम्ल के समूह होते हैं जिसमें कार्बन 12 से लेके 20 के तत्व उसमें मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब है इन्हीं इन्हीं अम्लों को क्या कहते हैं, उच्च बसीय अम्ल कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो C15H31COOH, देख रहे हैं ना ये, तो ये इसमें क्या है, कार्बन 15 है ना, तो यहां से ये जो है एक उच्च बसीय अम्ल है, जिसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पामीटिक पामीटिक अम्ल। ठीक है, तो उच्च बसीय अम्ल कौन से होते हैं, तो जिनमें उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल मौजूद होंगे, है ना, जिसमें कार्बन की कितनी होगी संख्या, तो 12 से लेके 20 तक होती है, और ऐसे ही अम्ल को उच्च बसीय अम्ल कहते हैं। जैसे दूसरा हम बता दें C17H35, 34 ठीक है, H35 COOH। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक उच्च बसीय अम्ल है, जिसे क्या कहेंगे, इसका नाम होगा सिटेरिक, है ना, सिटेरिक अम्ल। ठीक है, ये सिटेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उच्च वसा वाले अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से, तो उच्च वसीय अम्ल समझ गए। अब चलिए इसको देखते हैं, इस विधि को। तो वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। तो साबुन और ग्लिसरॉल कैसे बन रहा था, तो वनस्पति तेल या वसा को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि वनस्पति तेल या वसा वस्तुतः उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये वनस्पति तेल और वसा जो क्या होते हैं, इन्हीं के बने हुए एस्टर होते हैं। ठीक है, इन्हीं के। प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु 3 वसीय अम्ल से जुड़ा रहता है। तो ग्लिसरॉल अणु किससे जुड़ा होता है, तो 3 वसीय अम्लों के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देख रहे हैं, इसके द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल बनना ही जो विधि होती है, उसी विधि को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो कैसे साबुन का निर्माण होता है, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि वनस्पति तेल या वसा के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को गर्म किया जाता है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। तो जैसे अगर बात करें तो ये है ना उच्च वसीय अम्ल, तो इसी में से किसी को ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं CH2O COO सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, तो 3 अणु वसीय अम्ल के साथ जुड़े होते हैं, तो यहाँ 3 बार ये जुड़े होंगे, CHO COO, डबल बॉन्ड O रहेगा, है ना, 2 है ना यहाँ पे, ये ना है, आप देखे थे ना इसको किसमें, तो आपका जो ग्रुप था अम्ल वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप था, उसी में इसी तरह ना जुड़ा रहता है। CH2 रहेगा यहाँ पे, 16 CH3, फिर इसी तरह तीसरा भी इसमें होगा ना, चलिए इसमें जोड़ देते हैं नीचे, CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको गर्म करेंगे। ठीक है, 3 लगा देते हैं, क्योंकि एक किसके लिए, एक किसके लिए और एक किसके लिए। तो जब गर्म करेंगे तो इसी रूप में परिणत हो जाएगा। किस तरह परिणत होगा, तो यहाँ लिख देते हैं CH2OH CHOH CH2OH, तो ये जो फॉर्म होगा ये आपका ग्लिसरॉल होगा, और ये क्या हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये जो है CH2 यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सोडियम आ जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3। ठीक है, देख रहा ना, इसको प्रतिस्थापित कर दिया CH2 को, फिर यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा सोडियम
ऑक्साइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 16 CH3, उसी तरह यहाँ भी NaO है ना, माइनस सॉरी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 16 CH3। तो यहाँ जो ये दोनों परिणत हो रहे हैं है ना, क्या है, तो ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। और ये दूसरा जो है आपका साबुन है, यानी इसी को कहते हैं सोडियम सिस्टरेट, यानी कि यही है आपका साबुन, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। फिर अगली बात करते हैं कि कठोर जल के साथ साबुन का क्या आचरण होता है। तो आपको पता है कठोर जल में कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, के विलय सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं, है ना। समुद्र के जल में, कठोर जल में यही ना मौजूद रहता है। जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल है ना, जो वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वसा अम्ल का विलयन कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है, ठीक है। कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है जो अवक्षेप के रूप में पृथक होता है, यानी कि वो पानी में नहीं घुल पाता है। जो पानी में नहीं घुलेगा, और पानी में जब वो नहीं घुलेगा तो कपड़े के छिद्र में वो बैठ जाएगा, जहां तहां बैठ जाएगा, जिससे धुलाई करने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से विलय नहीं होता। यहाँ से आप कह सकते हैं कि कठोर जल के साथ साबुन अच्छा से क्रिया नहीं करता है, वो पूरी तरह से उसमें घुल नहीं पाता है, और इससे वो कपड़े के छिद्र में बैठ जाएगा और कपड़े को धोने में कठिनाई होती है। तो इसी के निदान के लिए, इसी चीज की, ताकि वो कठोर जल के साथ भी क्रिया कर सके, उसके लिए आपका क्या बनाया गया है, तो अपमार्जक का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो अब जानेंगे अपमार्जक क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि साबुन जो है कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता है। लेकिन ये अगर बात करें साबुन की, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। कहने का मतलब है कि ये नष्ट हो जाता है खुद ही, ठीक है। लेकिन अपमार्जक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये है ना। तो ये पॉल्यूशन फैलाएगा और साबुन पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। जल प्रदूषण फैलाता है अपमार्जक, और जो आपका साबुन होता है जल प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपमार्जक के बारे में, ठीक है। तो अपमार्जक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अपमार्जक आपको बता दिए पहले कि ये क्या होता है, जल में क्या होता है, तो जल में विलय हो जाता है, लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन भी फैलता है। तो आप जो सरफ इस्तेमाल करते हैं, वो सरफ क्या है, एक तरह का अपमार्जक ही है। आप देखे होंगे जब सरफ का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जल में पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन देखते हैं ना वो चिकना हो जाता है। जो आपका जल होता है वो किस तरह से होता है, चिकना हो जाता है, और वो अच्छे से क्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि अपमार्जक से तो कपड़े साफ हो जाएंगे, वो कठोर जल के साथ भी अभी क्रिया करेगा सही से, लेकिन उसे क्या हो जाएगा कि वो जब जल में घुलेगा और आपके नदी नालों में वो बह के जाएगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण क्या होगा, वो वाटर पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपमार्जक के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तो आप समझ गए कि साबुन किस तरह से क्रिया करता है और क्या क्या कर सकता है साबुन से, हमें ये क्रिया आपको पता चली गई। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग अपमार्जक के बारे में देखते हैं। तो अपमार्जक क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। किसके बारे में हम लोग जानेंगे, अपमार्जक के बारे में। तो एक चीज और आपको बता दें कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर किया कीजिए कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करें। बेल आइकन दबा देना आप भूल जाते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं। आपको बता दें कि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमें भी उससे फायदा हो, इसलिए आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आप कोई भी, आप जैसे अगर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें सारे वीडियोस के अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप उसके प्लेलिस्ट से जाकर ढूंढना करें, कोई भी वीडियो देखना हो तो उसके आप प्लेलिस्ट से जाकर देखें, आपको उसकी प्लेलिस्ट से वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें।
आप लोग आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहते हैं कि हमें वीडियो सर नहीं मिल पाती है, तो आप वहां से आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। तो प्लेलिस्ट में जाना आपको पता ही है, अगर आपको ना पता हो तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो देखना हो तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं करते हैं तो हमको भी उससे हम भी वीडियो बनाने में हमको भी थोड़ा सा ये नहीं होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते तो थोड़ा हमारा व्यू होता है, जिससे हमें भी कुछ प्रॉफिट हो पाता। तो ऐसा आप लोग नहीं करते हैं, तो आप वीडियो देखें तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और उस पर लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ताकि हम लोग आगे भी वीडियो ताकि हम लोग उसके आगे भी वीडियो को बना सके। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होता है। जैसे अगर बात करें एक हम लोग अपमार्जक का बात करें तो CH3 CH2 10 CH2O SO3 माइनस, है ना, Na प्लस, इस पे चल रहा है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। चलिए तो यहां से ये जो देख रहे हैं इसका नाम होगा आपका सोडियम लैरिल सल्फेट। तो ये भी एक तरह का क्या है? तो एक तरह का अपमार्जक है। और अपमार्जक जो होती है आपको बता रखे पहले कि ये साबुन से इसकी प्रकृति भिन्न होती है और ये अच्छी तरह से कपड़े को साफ कर देते हैं, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये प्रदूषण फैलाते हैं, जल प्रदूषण को फैलाते हैं, क्योंकि इनका विघटन नहीं हो पाता है, ये अविघटनीय होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो इनका जैव विघटन नहीं होता है और ये खूब झाग देते हैं, ये खूब झाग उत्पन्न करते हैं, आपको पता ही है। तो अब देखते हैं हम लोग साबुन और अपमार्जक की क्रिया विधि क्या है। पहले तो इसकी क्रिया विधि के बारे में देख लेते हैं किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो साबुन एवं अपमार्जक की क्रिया विधि क्या है। तो आपको बता दें कि साबुन क्या होता है? एक लवण है, ठीक है, एक साल्ट है। इसका मतलब कि यह आयनित होता होगा, आयनीकृत होता होगा, है ना। तो उदाहरण के लिए हम लोग एक ले लेते हैं स्ट्रेट आयन, यानी कि यहाँ या था ना C17H35 और COO और यहाँ सोडियम, इस तरह से ना। तो सोडियम को हटा दिए, यहाँ से ये वाला ले लिए, ये वाला भाग ले लिए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग ले लिए हैं, ठीक है, जो अध्रुवीय होता है, जिसे पुछला कहते हैं। ये अध्रुवीय जो होता है इसको क्या कहते हैं? पुछला। यह भाग तेल या ग्रीस में घुल जाता है, ये तेल या ग्रीस में घुल जाता है तथा इसका शीर्ष ध्रुवीय होता है, यानी कि ये वाला भाग ध्रुवीय होता है, ठीक है, जो जल के अणुओं से संयोजित होकर, ये जल के अणुओं के साथ संयोजित होकर कोलाइडी आकार का कण बनाता है, जिसे मिसेल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिखा है ना, फिगर में मिसेल्स के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ये तेल की बूंद है, ये चारों तरफ से हाइड्रोकार्बन वाले भाग जो है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले भाग जो पुछला है वो उसको घेर लिया है। और यहाँ जो देख रहा ना, इसका सिर का भाग, ये COO इस तरह से, और ये जो आकृति देख रहे हैं ये मिसल्स के रूप में बनी हुई है। अब इस मिसल्स के क्या होता है कि मिसल्स के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋण आवेश से घिरे रहते हैं, इस तरह से, ठीक है, जो एक दूसरे को वो विकर्षित कर जल में निलंबित हो जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं और ये जल में निलंबित हो जाते हैं, है ना, ताकि वे फिर से साफ होने के लिए पुनः चिपक ना जाए। ये क्या करता है? तेल की बूंद को चिपक ना जाए, इसलिए उसको ये कर देते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब क्या होगा कि जब आप कपड़े धोएंगे तो कपड़े धोते समय क्या होता है कि ये कण जो है ये चारों तरफ से कपड़े को तो घेरे हुए है, ये कपड़े पे जो दाग है ये है, अब ये चारों तरफ से कपड़े को घेर लिए इस तरह से, और ये घेर कर क्या होंगे कि जब उसको रगड़िएगा तो इससे ये जो तेल की जो बूंद है ये क्या हो जाएगी? इस मिसल्स के साथ ये क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, कपड़े से अलग हो जाएगी, और कपड़ा जो होगा आपका पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो धब्बा दूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये अलग हो गया ना। चलिए अगला बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की। तो आप देखते हैं ना, सर्फ, मैजिक, लक्स, जितने भी साबुन आते हैं ना, साबुन या डिटर्जेंट, इसमें वॉशिंग पाउडर का लगभग 15 से 30% अपमार्जक रहता है। ठीक है, ये जितने भी वॉशिंग पाउडर है, आप जितना भी देखते हैं इस तरह का, इसमें क्या होता है कि 15 से 30% अपमार्जक होता है। पाउडर को शुष्क रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है, ठीक है, और सोडियम परबोरेट की उपस्थिति में पाउडर को विरंजक गुण आ जाता है ना।
जिससे ये कपड़े में सफेदी ला देता है। ठीक है, तो वॉशिंग पाउडर यहाँ से क्लियर हो गया। तो हम लोग जो यूज करते हैं मैजिक वगैरह, जितना भी वॉशिंग पाउडर आप देखते हैं ना, लक्स घड़ी वगैरह, इसमें क्या कितना होता है, तो 15 से 30% अपमार्जक मिला रहता है। जिसमें ज्यादा अपमार्जक मिला रहता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जैसे आप देखते हैं ना टाइड वगैरह, तो उसमें ज्यादा मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।